ये केस आपको समझाएगी कि घर जैसी सुरक्षित जगह भी आज के समय में सेफ नहीं है। अपराध कभी भी कहीं भी हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसी भयानक वारदात के बारे में है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। घटना इतनी दर्दनाक कि लोग इसे निर्भया कांड से जोड़ने लगे। तो चलिए आज की इस स्टोरी में इस पूरी वारदात का विश्लेषण करते हैं। मैं हूँ रूपा और आज हम बात करेंगे जिशा एर्नाकुलम केस के बारे में। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है केरला राज्य के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पे पेरुम्बबूर नाम का एक जगह पड़ता है। इसी के कुछ किलोमीटर दूर है कुरुमपम्परी। इसी लोकेशन में पेरियार वैली कैनाल आता है। इसी कैनाल के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पे एक परिवार रहता था जिसमें माँ राजेश्री और उनकी बेटी जिसा, ये दोनों माँ बेटी इस छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। ये जमीन भी इनकी खुद की नहीं थी, सरकारी जमीन थी। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। राजेश्री की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। राजेश्री हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट की जॉब करती थी, जबकि उनकी बेटी जिसा एर्नाकुलम लॉ कॉलेज में बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। जिसा बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। इनका सपना था एक वकील बनने का, ताकि गरीब लोगों की मदद कर सके, उनको अधिकार दिलाने में, क्योंकि ये सारी चीजें खुद झेल चुकी थी, बल्कि झेल रही थी। तो माँ जैसे तैसे करके उनको पढ़ा रही थी, क्योंकि माँ को इस बात की उम्मीद थी कि आगे चलकर बेटी जिसा घर की गरीबी दूर करेगी। अब दिन था 28 अप्रैल 2016 का। राजेश्री रात के तकरीबन 8 बजे अपना काम खत्म करके घर पे आती है। घर के दरवाजे को जैसे ही वो खोलने की कोशिश करती है तो वो खुल जाता है, क्योंकि अंदर से उसे लॉक नहीं किया हुआ था। उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी, तो घर में चारों तरफ अंधेरा हो रखा था। जैसे तैसे करके वो घर का लालटेन जलाती है, लेकिन घर में जैसे ही रोशनी होती है, घर का नजारा देखकर राजेश्री के मुंह से चीख निकल जाती है और ये दौड़ते हुए घर से बाहर आती है। दरअसल घर में वो देखती है कि उसकी बेटी जिसा फर्श पे नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। यहाँ तक कि उस लड़की के पेट से जो इंटेस्टाइन है वो भी बाहर आ रही थी, यानी कि किसी ने बहुत ब्रूटली किसी धारदार हथियार से राजेश्री की बेटी जिशा की हत्या कर दी थी। अब उसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति टॉर्च लेकर वहां पे आता है। जैसे ही वो घर में टॉर्च से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बिना देरी किए वो एर्नाकुलम पुलिस को इस बात की सूचना देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही टेक्निकल टीम और जो फॉरेंसिक टीम है उनको भी बुला लिया जाता है और इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। अब पुलिस ने क्राइम सीन को जब इन्वेस्टिगेट किया तो वहां से पुलिस को एक धारदार चाकू, साथ ही एक शराब की बोतल भी मिलती है। जिसा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल जिसा को जबरदस्ती शराब भी पिलाई गई थी। उनके शरीर पे 38 बार चाकू से हमला किया गया था। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसके इंटेस्टाइन तक शरीर से बाहर आ गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया गया था और उसे मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। यानी कि सीधा सीधा ये दुष्कर्म और हत्या का मामला था। पुलिस इसकी छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन इस केस में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उस वक्त केरला में इलेक्शन का दौर चल रहा था। कुछ हफ्तों बाद वहां पे इलेक्शन होने थे, तो पुलिस नहीं चाहती थी कि इलेक्शन से पहले इतना ब्रूटल केस बाहर आए। इसीलिए पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश करती है। इनकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सीरियसली स्टार्ट नहीं होती है। अब एक हफ्ते तक इस केस में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। पुलिस कोई छानबीन भी नहीं करती है, लेकिन एक हफ्ते बाद किसी तरीके से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को इस केस के बारे में मालूम चल जाता है और वहीं से ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है। जैसे ही इस केस के बारे में मीडिया में खबर फैलती है तो आग की तरह यह केस पूरे इलाके में वायरल हो जाती है। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स कुछ लोगों के साथ सड़कों पे उतर आते हैं। उनका कहना था कि रूलिंग पार्टी के होते हुए इतना ब्रूटल केस हो गया जिसको दबाने की भी कोशिश की जा रही थी। तो फाइनली इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस अब सीरियसली स्टार्ट करती है। एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। सबसे पहले एविडेंस को जुटाया जाता है। पुलिस के पास एक शराब की बोतल थी जिसके ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट मिले थे। ये फिंगरप्रिंट कातिल के ही थे। वहां से जो चाकू
चाकू मिली थी उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट मिले थे जो मैच कर रहे थे शराब की बोतल से। साथ ही जिसा के नाखूनों से स्किन के कुछ सैंपल मिले थे। जिस वक्त ये पूरा कांड हो रहा था उसने कोशिश की थी तो उनके नाखून से कुछ सैंपल यानी कि डीएनए सैंपल्स भी मिले थे। पुलिस के पास काफी एविडेंस थे, उन्हें किसी भी तरीके से बस कातिल का पता लगाना था। अब पुलिस सबसे पहले जिसा की मां राजेश्वरी से उन लोगों की लिस्ट बनवाती है जिनके ऊपर उसे शक हो। राजेश्वरी पुलिस को काफी लंबी लिस्ट बनाकर देती है जिसमें गांव के कुछ लोग भी शामिल थे जो उनकी झोपड़ी को उस कैनाल के पास से हटवाना चाहते थे क्योंकि वो एक सरकारी जमीन थी और उस सरकारी जमीन पे जैसे तैसे राजेश्वरी अपनी बेटी के साथ रह रही थी। तो यहाँ से कुछ नाम सामने आते हैं, कुछ एक दो लड़के के नाम सामने आते हैं जिसके साथ जिसा का कॉलेज में झगड़ा हुआ था तो जिसा का पीछा वगैरह करते थे। साथ ही जिसा की बड़ी बहन का जो पति है उसके ऊपर भी राजेश्वरी अपना शक जताती है क्योंकि वो जिसा की बड़ी बहन को परेशान करता था तो जिसा कई बार उसे उल्टा सीधा बोल देती थी। कुल मिलाकर एक लंबी लिस्ट पुलिस के हाथों में आ जाती और पुलिस बारी बारी से सभी को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। उन सभी लोगों से पूछताछ होती है जिस दिन ये कांड हुआ वो कहाँ थे। साथ ही उनके डीएनए सैंपल, उनके फिंगरप्रिंट भी मैच किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी जांच करने के बावजूद भी 8 से 10 लोगों को शक के दायरे में लेने के बावजूद भी ना तो किसी के फिंगरप्रिंट मैच करते हैं और ना ही कोई भी शक के घेरे में आता है। अब क्योंकि अपोजिशन लीडर्स के चलते इस केस पर प्रेशर पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा था तो पुलिस यहाँ पर बारीकी से जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस गांव के लोगों से बात करती है या जहाँ पे ये उनका घर था उनके आसपास जितने भी लोग थे उन सभी से बात करती है। यहाँ पे पुलिस को एक आई विटनेस मिल जाती है। एक लेडी पुलिस को ये बताती है कि 28 अप्रैल को जब ये पूरा कांड हुआ था उस दिन शाम के समय इसने एक येलो शर्ट और ब्लैक चप्पल पहने एक लड़के को आसपास घूमते हुए देखा था। पुलिस अब उसकी तलाश में लग जाती है लेकिन इस तरह का कोई भी लड़का गांव में नहीं मिलता है। अब पुलिस यहाँ पे जो शराब जिसा के पास से मिली थी उस बॉटल को लेती है और गांव के जितने भी लोग शराब पीते थे उनकी एक लिस्ट बनाती है कौन कौन व्यक्ति इस ब्रांड की शराब पीता है। उन सभी की छानबीन शुरू की जाती है। बड़े पैमाने पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की जाती है लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। पुलिस को कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जिसके फिंगरप्रिंट उस बॉटल के फिंगरप्रिंट से मैच करते हो। अब छानबीन का दायरा थोड़ा और बढ़ाने पे पुलिस को एक और आई विटनेस मिलता है। ये एक व्यक्ति था जिसका कहना था कि उसने उस येलो टी शर्ट वाले लड़के को देखा था जो जिसा के घर के आसपास घूम रहा था। उस वक्त मैं अपने खेत में ही काम कर रहा था। साथ ही ये व्यक्ति पुलिस को उस लड़के का गांव का एड्रेस भी बता देता है। पुलिस बिना देरी किए उस एड्रेस पे जाती है तो वो लड़का अपने घर से फरार था। अब क्योंकि वो घर से फरार था तो पुलिस का शक उस लड़के पे और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। पुलिस उसकी छानबीन शुरू कर देती है। उसके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पे लगाया जाता है और 2 दिनों के बाद उसे कन्नूर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले उसका फिंगरप्रिंट सैंपल किया जाता है। उसको जिसा की डेड बॉडी के पास मिले चाकू और बॉटल के फिंगरप्रिंट से मैच कराया जाता है लेकिन ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। पुलिस उसके बाद सख्ती से इस लड़के से पूछताछ भी करती है लेकिन पुलिस की जांच में यही मालूम चलता है कि इस लड़के का इस पूरे केस में कोई हाथ नहीं है, यानी कि इस लड़के को क्लीन चिट दे दी जाती है। उसके बाद पुलिस फिर से गांव में एक एक घर में जाकर छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को यहाँ पे एक और लड़के का नाम मालूम चलता है। पुलिस को बताया जाता है कि ये लड़का कॉलेज टाइम से ही जिसा का पीछा किया करता था। ये बात राजेश्वरी से पूछी जाती है जो जिसा की माँ थी तो वो भी इस बात को कंफर्म करती है कि ये लड़का जिसा का पीछा करता था। उस लड़के को अरेस्ट किया जाता है, उसके फिंगरप्रिंट स्कैन में लिया जाता है लेकिन यहाँ पर भी उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते और ना ही उसकी टाइमलाइन इस बात से मैच करती है जिस दिन जिसा की हत्या हुई थी, यानी कि इस लड़के को भी क्लीन चिट दे दी जाती है। अब क्योंकि एसआईटी को इस केस में कोई भी लीड नहीं मिल रही थी, इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कातिल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। अपोजिशन पार्टी का भी प्रेशर था, मीडिया का भी प्रेशर था, जिसके चलते जो इन्वेस्टिगेशन
टीम होती है उसको बदल दिया जाता है। नई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, नई टीम बनाई जाती है। वो फिर से सारे डॉट्स को कनेक्ट करती है, अपनी छानबीन शुरू से स्टार्ट करती है। और यहीं पे इस टीम को मालूम चलता है कि कुछ दिनों पहले राजश्री और उसकी बेटी जिसा का गांव में ही रहने वाले एक महिला और उसके बेटे से झगड़ा हुआ था, और ये झगड़ा काफी बढ़ गया था। इसकी कंप्लेन भी जिसा ने पुलिस स्टेशन में की थी। अब पुलिस बिना देरी किए उस घर में जाती है जिसके साथ जिसा और राजश्री का झगड़ा हुआ था। उस घर में जाकर पुलिस को मालूम चलता है कि वहाँ पे एक महिला और उसका बेटा है। जिस वक्त पुलिस उस घर में पहुंचती है तो बेटा शराब पी रहा था, और वो वही शराब की बोतल थी जो बोतल जिसा की डेड बॉडी के पास से मिली थी। एसआईटी को लगा कि शायद उन्हें कातिल मिल गया है। बोतल मैच हो रही थी तो फिंगरप्रिंट भी मैच हो सकते हैं। पुलिस उस लड़के को भी उठा लेती है और साथ ही उसकी मां को भी पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। पुलिस की जांच में मालूम चलता है कि इस लड़के का बड़ा भाई जिसा से प्यार करता था, वो कॉलेज से ही उसका पीछा करता था, जिसके बारे में जिसा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। ये लड़का मुझे परेशान करता है, और इसी के चलते उस लड़के ने अपनी जान दे दी थी, यानी कि उसने खुदकुशी कर ली थी, जिसके चलते उसके छोटे भाई ने और उसकी मां ने मिलकर राजेश्वरी और जिसा से झगड़ा किया था। पुलिस को लग रहा था कि शायद यही असली कातिल है। छोटे भाई ने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरा कांड किया हो। अब उन्हें गिरफ्तार करके उनके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं। शराब की बोतल से मिले फिंगरप्रिंट जब उसको मैच किया जाता है तो यहाँ पर भी पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगती है, क्योंकि ये वाला फिंगरप्रिंट और डीएनए भी मैच नहीं करता है। और यहाँ इस लड़के और उसकी माँ को भी क्लीन चिट दे दी जाती है। इस केस में पुलिस को जिसके ऊपर भी शक होता था उसी को क्लीन चिट मिल जाती थी। ऐसे करते करते पुलिस ने यहाँ पे एक बस ड्राइवर, आसपास काम करने वाले कुछ मजदूर, गांव के कुछ लड़के, जिसा के कॉलेज के फ्रेंड, सभी की जांच की, लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर काफी समय बीतने के बाद भी पुलिस को 1% भी कामयाबी इस केस में नहीं मिली थी, जबकि ये केस मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। अब ऐसे ही छानबीन चलती रही। इस केस में कई बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बदला गया, कई बार नई टीम बनाई गई, लेकिन किसी को भी इस केस में कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। अब एक दिन अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ कि पुलिस स्टेशन में एक मजदूर आता है और वो पुलिस को कहता है कि 28 अप्रैल 2016 से उसके साथ काम करने वाला आसाम का एक मजदूर गायब है। ये 28 अप्रैल 2016 वही तारीख है जिस दिन जिसा के साथ ये पूरा कांड हुआ था, और उसी दिन से एक मजदूर भी गायब था। ये जो मजदूर पुलिस स्टेशन में आया था, ये पुलिस को कहता है कि उससे पहले काफी लंबे समय से ये लड़का उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन 28 अप्रैल 2016 से अचानक से गायब हो गया, और वो उसी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने आया है। पुलिस उसके हुलिये के बारे में उस लड़के से पूछती है, उसका एक स्केच तैयार कराया जाता है। उसके बाद जिसा के कॉलेज से उसके घर तक बाजार के बीच रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सभी की रिकॉर्डिंग एक बार फिर से खंगाली जाती है। उस रिकॉर्डिंग में उन्हें देखने को मिलता है पीली टी शर्ट और ब्लैक चप्पल में एक लड़का जिसा का पीछा कर रहा है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मिसिंग मजदूर था जिसकी रिपोर्ट लिखवाने उसका साथी पुलिस स्टेशन में आया था। अब यहाँ से पुलिस के अंदर फिर से एक उम्मीद जागती है कि शायद जिसे वो ढूंढ रहे हैं यही वो लड़का है, क्योंकि ये कॉलेज से घर तक जिसा का पीछा भी कर रहा था। इसने उस दिन येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक चप्पल भी पहनी हुई थी, और ये भी उसी तारीख से गायब है। अब पुलिस इस लड़के की तलाश में लग जाती है, क्योंकि पुलिस को ये मालूम था कि ये आसाम का रहने वाला है और इसका नाम अमीरुल इस्लाम था। इसकी उम्र 24 साल थी। अब पुलिस सोचती है कि जब इतने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है तो एक बार इसको भी पकड़ के इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। इसकी छानबीन जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। थोड़ी इंतजार के बाद इसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लीवर का काम कर रहा था। इसे गिरफ्तार करके केरल लाया जाता है। इससे पूछताछ होती है। सबसे पहले इसका फिंगरप्रिंट और इसका डीएनए स्कैन किया जाता है, और यहाँ पे पुलिस को पहली सफलता मिलती है। इसका फिंगरप्रिंट 100% मैच कर जाता है उस फिंगरप्रिंट से जो उस दिन जिसा की डेड बॉडी के पास से मिले थे, यानी कि यही वो
व्यक्ति था जिसने जिसा के साथ दुष्कर्म करके उसकी बहुत ब्रूटली हत्या कर दी थी। अब क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट और डीएनए 100% मैच हो गया था, पुलिस को असली कातिल मिल गया था। ये खबर मीडिया में भी वायरल हो जाती है। अब पुलिस इससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो ये पुलिस को कहता है कि वैसे तो ये आसाम का रहने वाला है, लेकिन ये केरल में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लीवर का काम करता था और 28 अप्रैल 2016 को जिस साइट पे ये काम कर रहा था उसी के नज़दीक में इसने जिसा को कई बार देखा था। इसकी जिसा के ऊपर पहले से ही गंदी नज़र थी और ये शराब का सेवन भी करता था। 28 तारीख को भी इसने शराब पी हुई थी और आज इसने मन बना लिया था कि ये जिसा के साथ दुष्कर्म करेगा, क्योंकि ये जिसा के घर के पास ही काम करता था। तो इसे मालूम था कि जिसा की महाराजेश्वरी रात के तकरीबन 8 बजे तक घर वापस आती है, जबकि जिसा दोपहर 2 से 3 बजे तक अपने घर कॉलेज से वापस आ जाती है और 28 अप्रैल 2016 को ये जिसा के कॉलेज से ही उसका पीछा कर रहा था। उस दिन इसने येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की चप्पल पहनी हुई थी। ये जिसा के पीछे उसके घर तक आ जाता है। घर में आने के बाद उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये अपने साथ में एक चाकू और शराब की बोतल भी लेकर आया था। पहले ये जिसा को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है। जब वो थोड़ा बेसुध हो जाती है तब ये वहीं बैठकर शराब पीता है और जबरदस्ती वही शराब जिसा के मुंह में भी डालता है। उसके बाद जिसा के साथ दुष्कर्म करता है। जब जिसा इसका विरोध करती है तो ये एक धारदार चाकू से उसके ऊपर 38 बार हमला करता है। ये हमले इतने ज़्यादा ब्रूटल थे कि जिसा के जो आंतरिक अंग है वो भी बाहर आ गए थे। इसने जिसा के प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार हमला किया था। जब इसे यकीन हो गया कि जिसा अब मर चुकी है, तभी ये बची हुई शराब वहाँ पे पीकर उस बॉटल को और चाकू को वहीं पर छोड़कर खेत के रास्ते से भाग जाता है। इसको जाते हुए 2 लोगों ने देखा था। एक व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था, वो बाद में आई विटनेस बना, उसने इसे जाते हुए देखा था। साथ ही एक महिला ने भी इसे खेत के रास्ते जाते हुए देखा था। पुलिस ने सबूत जुटाए, सारे एविडेंस जुटाए, आई विटनेस जुटाकर सारा मामला कोर्ट में पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 20 मई 2024 को केरला हाई कोर्ट इसकी सजा को बरकरार रखती है, यानी फांसी होगी। 2 कोर्ट से तो इसको फांसी की सजा मिल चुकी है, अब बचा है सुप्रीम कोर्ट। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये व्यक्ति जेल में है, हो सकता है कि फ्यूचर में इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। तो इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।